अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। इसका नाम था वेव एंड साउंड। इस चैप्टर में जो अब तक हमने टॉपिक डिस्कस किया, सबसे पहले हमने बात की पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद रिपीट होते हो उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी एक खास टाइम बाद क्या होगा जी, वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, उनको आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दुनिया में जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं, जितने भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, वो सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं, क्योंकि वो सारे रिपीट हो रहे होते हैं। सो हर रिपीट होने वाला मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी वाइब्रेटरी मोशन की, कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी जो रुकी हुई पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, मोशन में लाते हैं, और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करता है, मीन पोजीशन पर आएगा और फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, उसके बाद वापस मीन पोजीशन पे आएगा और फिर वापस पहली पोजीशन पे चला जाएगा, फिर रिपीट होने लग जाएगा। सो ये जो मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करता है, इस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इन दो चीजों के बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि थोड़ा लेंदी टॉपिक था, वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे वाइब्रेटरी मोशन होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होगा। लेकिन ये खास किस्म के वाइब्रेटरी मोशन है। ये ऐसे वाइब्रेटरी मोशन होते हैं जिनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन आप जानते हैं जी, रफ्तार में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहा जाता है, जबकि फासला जो तय कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, इसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अगर आप एक्सेलरेशन को कम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और एक और करेक्टर पाया जाता है, वो ये कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी आपका ऑब्जेक्ट किधर भी हो, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्ट राइट साइड पर है, मीन लेफ्ट पर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट पर होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, मीन राइट पर है, तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी। सो ये तीन करेक्टर जिस मोशन में पाए जाएंगे, उस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन से तीन करेक्टर? पहला कि वो वाइब्रेटरी मोशन में होंगे, बार बार मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहे होंगे। दूसरा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और तीसरा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो जिस मोशन में भी ये तीन करेक्टर्स पाए जाएंगे, उस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए एल्फा माइनस एक्स। ए मतलब हो गया एक्सेलरेशन, एल्फा साइन का मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी ए एल्फा एक्स का मतलब हो गया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट के, यानी दूसरा वाला पॉइंट। और माइनस साइन हमने लगाया हुआ है ताकि इससे मुराद क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो मैथमेटिकली हम इस बात को, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन लिखते हैं जी, ए एल्फा माइनस एक्स। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है जी? ऐसे मोशन जो कि वाइब्रेटरी होते हैं, जिनके अंदर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जिनमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, ऐसे मोशन को आप कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मिसाल के तौर पे जो पेंडुलम का मोशन होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम, वो सिंपल हार्मोनिक होता है। इसी तरह मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक होता है। ये जो आपके पास डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम है, मैं जरा पॉइंटर ले आता हूँ। हाँ, सो ये जो डायग्राम आ रही है ना, ये वाला, ये पेंडुलम का मोशन है, यानी ये वाला मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सिंपल हार्मोनिक है। इसमें तीनों करेक्टर हैं। ये वाइब्रेट भी हो रहा है, देखो ये मीन पोजीशन है, देखो बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है, मीन पोजीशन पर जा रहा है, आ रहा है, यानी पहला पॉइंट हो गया। फिर इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ये हमने लास्ट क्लास में वेरीफाई किया था, दिखाया था मैंने आपको बकायदा डेरिवेशन करके कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और मीन पोजीशन हमेशा
यानी माइनस साइन लगा देंगे। मीन पोजीशन हमेशा सॉरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये सारा हमने प्रूफ किया है लास्ट क्लास में। हमने पेंडुलम के मोशन को साबित करके दिखाया है कि वो सिंपल हार्मोनिक होता है। जबकि ये वाला जो मोशन आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग ऑब्जेक्ट का, इस मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। आज की क्लास में हमने इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना है। इस मोशन पर आज हम बात करेंगे कि ये जो मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है ये भी सिंपल हार्मोनिक है। तो जरा पहले इलास्टिक मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि ये मोशन क्या होता है, कैसे होता है जी, क्या क्या चीजें इसके अंदर, क्या क्या डायनामिक्स होती हैं। फिर बात करेंगे कि क्या ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। तो पहले बात करते हैं जी, ये मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है जी, अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, एक मास को, जैसे इस डायग्राम में मैंने इस डब्बे को, ये जो ब्राउन कलर का डब्बा नजर आ रहा है ये है जी एक मास। अगर हम एक मास को कनेक्ट कर दें जी एक स्प्रिंग के साथ, एक स्प्रिंग के साथ, डायग्राम देखते रहिएगा, मैंने इस मास को, इस बॉक्स को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मैं इसको रख दूं एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक स्मूथ सरफेस पर, यानी ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, ऐसी सरफेस जहां फ्रिक्शन ना हो उसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से जोड़ के एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दें और स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा जो है वो फिक्स हुआ होगा, ये देख लीजिए यहाँ से ये स्प्रिंग का हिस्सा जो है फिक्स हुआ होगा, और अब हम इस पर क्या करें जी, सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसके अंदर मोशन पैदा करें, थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और इसके अंदर मोशन पैदा करें, तो हम क्या देखेंगे, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करना शुरू कर देगा। देखें अगर ये रुका हुआ था तो सपोज करें यहाँ पर था, तब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है फिर वापस अपनी मीन पर आ रहा है, फिर ये इस तरफ जा रहा है फिर वापस मीन पर आ रहा है, यानी बार बार मीन पर आना जाना कर रहा है ना, यानी क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके उस पूरे सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दें और फिर थोड़ी सी फोर्स लगाएं, जब आप फोर्स लगा के हटाएंगे अपनी फोर्स को, तो अब आपका मोशन जो है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करेगा। ये कहलाता है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो अगर आप एक मास लें, ये ब्राउन मास नजर आ रहा है आपको, एक मास लें, उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट करें और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दें, थोड़ी सी फोर्स लगाएं जी, फोर्स लगाएं, उसके बाद अपनी फोर्स को हटा दें, अब आपका ये बॉक्स जो है वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, ये वाइब्रेट हो रहा है जी, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है, सो ये वाइब्रेट हो रहा है। इस मोशन को हम कहेंगे मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमने ये साबित करना है, ये तो हो गया इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, अब हमने ये साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कैसे साबित करेंगे, सीधी सी बात है जी, तीन बातें साबित कर दें आप। एक, ये वाइब्रेशन कर रहा है, एक तो ये बात साबित कर दें कि ये वाइब्रेशन कर रहा है, दूसरी ये बात साबित कर दें कि एक्सेलरेशन जो है वो, इसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरी बात ये साबित कर दें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तब भी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी मीन की तरफ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तब भी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी मीन की तरफ। तो ये तीन बातें अगर आप साबित कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये मोशन सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं ये तीन बातें साबित करने जा रहा हूँ। पहला कि ये वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरी बात मैं ये साबित करूंगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन की तरफ होती है। सबसे पहले मैं ये वाइब्रेट हो रहा है ये सारा साबित कर दूं, पहले तो आपको ये वाली बात साबित कर दूं कि ये वाइब्रेट हो रहा है, ये तो बड़ा सिंपल है जी। सपोज करें आपका ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इमेजिन करें ये आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो सपोज करें ये यहाँ पर रुका है, ये इसकी हो गई मीन पोजीशन ओ। अब आप इसके मोशन को गौर से देखें जरा, ये मीन पोजीशन से पहले इधर जा रहा है, इस तक, इस पॉइंट तक जा रहा है, इसको आप कह लो ए, फिर ए पर जाके क्या हो रहा है, ये वापस मीन की तरफ आ रहा है, फिर मीन पे आगे रुक नहीं रहा, बल्कि रुकने के बजाय ये दूसरी तरफ चला जाता है इस पॉइंट पर, ये बल्कि एग्जैक्ट बताऊं तो मैं यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ये बी पॉइंट हो गया,
और फिर बी से वापस मीन की तरफ जा रहा है ऊपर, और फिर ये वापस रिपीट होना शुरू हो रहा है। ये क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो ऐसे मोशन को जिसके अंदर बार बार आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर आना जाना करता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो पहली बात साबित हो गई कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये वाइब्रेट कर रहा है। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। ये बात तो मैंने साबित कर दी। अब मैं दूसरी बात साबित करना चाहूंगा जी, ए एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसको साबित करने के लिए मुझे जरा ये देखना पड़ेगा कि ये मोशन होता कैसे है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मोशन। तो अब उसके लिए मैं इसके 3 हिस्से लूंगा। सपोज करें जी ये बिल्कुल अभी रुका हुआ है, इस वक्त ये बिल्कुल रुका हुआ है जी, कोई फोर्स नहीं लगाएगी, कोई मोशन पैदा नहीं हुआ, ये रुका हुआ है। सो अब ये रुका हुआ है तो इस पोजीशन को हम कहेंगे ये इसकी मीन पोजीशन है ओ। ठीक है, इस वक्त क्या है ये, इस वक्त ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो ये इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन। अब मैं क्या करता हूं जी, मैं इस डायरेक्शन पर हाथों से इस पर फोर्स लगाता हूँ, यानी इसको पकड़ के खींचता हूँ। सीधी सी बात है, इसको पकड़ के खींचता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मैंने इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स अप्लाई की। इस फोर्स को आप कहोगे एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स। इसको आप क्या कहोगे, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऑब्जेक्ट इस वक्त मीन पोजीशन पे था, ओ पे था, मैंने इस डायरेक्शन पर इस पर एक फोर्स अप्लाई की एफ। और अब क्या होगा जी, जब मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब ये इसकी वही, ये आ गई थी इसकी वही मीन पोजीशन। अब ये एक नए पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर फोर्स लगाने के बाद। तो पहले कहाँ था ये आपका, पहले ये यहाँ था, इस तरफ था, ये इसकी मीन पोजीशन थी। मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ये अब आपका कहाँ पर आ गया, ए पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर। अब ये जो स्प्रिंग होता है ये होते हैं इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं इनको हम फिजिक्स में। आपने 9th क्लास में इलास्टिक मटेरियल्स और इलास्टिसिटी नाम की प्रॉपर्टी पूरी डिटेल में पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 10 में। तो अब ये जो स्प्रिंग होते हैं ना, ये होते हैं इलास्टिक मटेरियल, और इलास्टिक मटेरियल के अंदर एक खास बात होती है, इलास्टिसिटी हम उसको कहते हैं। क्या कि जब आप इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उतनी ही फोर्स इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर हो जाती है। आपने फोर्स अप्लाई की थी, सपोज करें 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स इनके अंदर स्टोर हो जाती है इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर। डायरेक्शन अपोजिट होती है, उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट होती है, एक्शन का रिएक्शन जिसको आप कह लो। ये इलास्टिक मटेरियल की खास बात है। रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये उनकी खास बात होती है कि जब आप उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उन स्प्रिंग्स के अंदर बिल्कुल उतनी ही फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर हो जाती है, जिसको आप कहते हो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी। इसको हम माइनस एफ से डिनोट करते हैं जी, क्योंकि है तो दोनों सेम, तो ये भी एफ ये भी एफ, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसलिए हमने इसको माइनस एफ से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। हुक लॉ के जरिए आपको इसका फॉर्मूला भी पता चला था 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 10 में। हुक लॉ ने आपको इसका फॉर्मूला दिया था कि जी ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है इसका फॉर्मूला होता है के एक्स। के कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, जबकि एक्स क्या है जी, ये मीन और ए के दरमियान ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, इसको हम कहते हैं एक्स। ये जो ओ पोजीशन है और ये जो ए तक लेकर गए हो आप, इस दौरान ये जो इनके दोनों पॉइंट के बीच में जो फासला है ना, डिस्प्लेसमेंट, वो ये एक्स है। जबकि माइनस लगा देते हैं हम इसमें, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये इलास्टिक मटेरियल, ये जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं, ये इनकी खास बात होती है कि जब आप इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से एक फोर्स इनके अंदर स्टोर हो जाती है। उसको मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स। ये होगी कितनी, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होती है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये उल्टी डायरेक्शन में एक्शन करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगी, इसलिए इसको हमने माइनस में किया होता है। सो ये तो वो पुराना मटेरियल रिपीट किया मैंने। सो मेरे पास पिछले डायग्राम में क्या था जी, यहाँ पर था मेरे पास ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन, मैंने फोर्स लगाई और इसको ए पॉइंट पर ले गया। अब जब मैंने फोर्स लगाई तो इसके अंदर इतनी ही इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में भी स्टोर हो गई है। अब इस स्प्रिंग में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पाई जाती है।
अब जैसे ही मैं ये अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा, मैं हटा देता हूँ, मैंने जो लगाई हुई थी ना, पकड़ के हाथ से हटा लेके बैठा हुआ था, मैंने हाथ हटा दिया, अब ये फोर्स खत्म हो गई जी, ये वाली फोर्स खत्म हो गई, बस यही बच गई, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये बच गई है, लिहाजा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अब आपका ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऐसी थी, अपोजिट, लिहाजा अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करके वापस मीन पोजीशन पर आ गया, वापस मीन पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर था ना वो अभी ए पे, ये ए पॉइंट था, तो हुआ क्या जी, मैंने मीन पर था मेरे पास ऑब्जेक्ट, मैंने उस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और मैं ए पे ले गया, फिर क्या हुआ जी, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई, अब मैंने ये फोर्स हटा दी, तो अब बस मेरे पास ये फोर्स बची, इसने क्या करा, आपके ऑब्जेक्ट को ए से वापस ओ पे ले आया, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी अब खत्म हो गई, क्योंकि जितनी थी उस हिसाब से वापस ओ पर आ गया, अब ये खत्म हो गई। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट ये ओ पर आने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से, आपको पता है ना इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत जो भी स्टेट होगी वो कंटिन्यू रहेगी, अब इसकी स्टेट क्या थी, मोशन में था ना ये, अब तो अब इसकी स्टेट कंटिन्यू रहेगी, अब ये ओ पे आने के बाद इनर्शिया की वजह से मजीद ऐसे जाएगा, और अब एक नई फोर्स लगेगी एफ इस डायरेक्शन में स्प्रिंग, और अब ये ऐसा हो जाएगा, अब ये बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ये ओ पे था ना, मीन पे था, यहाँ पे ये मीन थी, अब ये ओ पर आ गया, ओ से मीन पर आ गया बी पर, अब दोबारा एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन अब इस डायरेक्शन में स्टोर हो गई, क्योंकि अब जो आपकी ओ से बी पर आए हो तब आपने ऐसे फोर्स लगाई है, तो अब जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी वो इस डायरेक्शन में, बी पर आगे ये रुक जाएगा और अब ये वाली फोर्स खत्म, अब ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस ओ पे जाएगा, फिर वही बात ओ से ये आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे ये जो है वाइब्रेट करने लग जाएगा, पुरानी डायग्राम पे आते हैं, ये अब ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी पूरी डायनामिक समझाई है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो होता क्या है जी, जब मेरे पास ये सिस्टम रुका हुआ था, तो वो जब मेरे पास सिस्टम रुका हुआ था तो यहाँ पर था ओ पर कोई फोर्स नहीं थी, मैंने फोर्स लगाई ऐसे एफ और इसको ए पॉइंट पर ले गया, अब क्या हुआ जी, ए से वापस ओ पर लाया किसने, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ने, फिर इनर्शिया की वजह से ये ओ से गया बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट पर गया तो अब ऐसे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई, और अब इस फोर्स की वजह से ओ पर आया और अब रिपीट हो रहा है, सो वाइब्रेशन तो नजर आ रही है, ये तो सीधे से है जी, ओ से ए से ओ, ये वाइब्रेशन तो हो रही है, और इसके पीछे की डायनामिक्स भी मैंने आपको समझा दी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जा रहा है मुझको, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपका सवाल नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वही बाकी दो चीजों की तरफ, हमने ये तो साबित कर दिया कि वाइब्रेटरी मोशन है, अब मुझे बस एक ये साबित करना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन की तरफ है, चले जी। मैं भी आपको क्या बता रहा था इसके अंदर, कि इसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, इस ऑब्जेक्ट में, इस सिस्टम में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, -kx, और जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई होगी वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है ma, ठीक है ना। तो जो हमने फोर्स लगाई थी ना एक्सटर्नल फोर्स, वो थी ma, और जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई थी वो कितनी थी, -kx, और मैंने ये भी कहा था कि ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होती हैं, कहा था ना, मैंने कहा था ना, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी ही इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी, लिहाजा ये और ये आपस में इक्वल होती है, तो ये लिख दिया जी, ठीक है जी। अब यहाँ इसकी जगह ma लिख देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं -kx, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने जितनी फोर्स लगाई है उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स थी, ये लिखा हुआ मैंने, जितनी फोर्स मैंने लगाई उतनी रिस्टोरिंग फोर्स थी, लिहाजा ये अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला डाला, ये मैंने रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला डाला, एक और रहने दें जी, मास को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, -kx डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, हमने कहा कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और सॉरी, ये तो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है, तो ये हमने डाला अप्लाइड फोर्स, ये हमने डाला इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, मल्टीप्लाई हो रहा था, मास इधर लेके आई डिवाइड, अब इस पूरे फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो इस फ्रैक्शन में ये जो k अपॉन m है ये कांस्टेंट है,
के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का तो ये फिक्स होता है, ये तो कांस्टेंट है। जबकि इस मोशन के अंदर बॉक्स का या ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो फिक्स है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, आपके इस डब्बे का मास फिक्स है। तो ये पूरा फ्रैक्शन कांस्टेंट है। और हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में से कांस्टेंट हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन माइनस एक्स, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया आपने, क्या आ गया जी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी साबित हो गई और माइनस साइन भी आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ भी आ रही है। तो हो गया ना तीनों बातें। वाइब्रेशन हो रहा था क्योंकि आपने देखा कि ये ओ से ए पे जाता है, ए से ओ पे आता है, ओ से बी पे जाता है, बी से ओ पे आता है, वाइब्रेशन साबित हो गई। और फिर हमने मैथमेटिकली जो है ये भी साबित कर दिया कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और इक्वेशन में माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब है ए की डायरेक्शन जो है वो मीन की तरफ। सो ये हमने साबित कर दिया। ये था मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से बांध कर उस स्प्रिंग का दूसरा सिरा फिक्स कर दें और फिर इसमें मोशन पैदा करें, तो ये ऐसे मोशन ऐसे मूव करेगा जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया, ये ऐसे मूव करेगा। इस मोशन को हम कहते हैं इलास्टिक मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसके अंदर ये जो मोशन होता है इसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा अहम रोल अदा करता है। और वो क्या होता है, वो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, मैंने यहाँ रिपीट कर दिया आपको, कि जब आप इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स स्टोर हो जाती है, जिसको आप कहते हो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा है जी, और ये वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ से बी, ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है। और हमने ये कैसे साबित किया, हमने ये कैसे साबित किया कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो मैंने एक छोटी सी बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन थी। क्या मैंने आपको कहा कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो बराबर होती है रिस्टोरिंग फोर्स के, है ना, जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। सो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, रिस्टोरिंग का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। एम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अब ये जो k अपॉन एम का फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट है, किसी भी इक्वेशन में से अगर आप कांस्टेंट हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, माइनस एक्स इस तरफ बच रहा था। ये आपकी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की दूसरी बात। तो ये हमने साबित कर दिया कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। यहाँ हमारा सिंपल हार्मोनिक का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो वेव मोशन एंड साउंड के चैप्टर में हमने शुरू में पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन और फिर ये सिंपल हार्मोनिक पढ़ना होता है, ये तीनों हमने पढ़ लिया। दो मोशन को हमने साबित करना था, दोनों को हमने मैथमेटिकली साबित करके दिखा दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है ना, वेव मोशन, चैप्टर का नाम क्या है, वेव मोशन एंड साउंड, तो पहला हिस्सा है वेव मोशन। हम कल की क्लास में वेव मोशन को स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वेव मोशन क्या होता है, क्या वजूहात है उसकी, डायनामिक्स वगैरह को देखेंगे। उसके बाद फिर हम साउंड की बात करेंगे।